हे व्यूअर्स, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हिंदी में भी प्रश्न दिए हुए हैं आपके और इंग्लिश में भी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के लिए हैं और कुछ हिंदी के, तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। जो आपके सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और बाकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जो आने वाले प्रश्न हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं, तो आपको इनको देखकर एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ हमें तत्सम रूप बताना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को, अपने क्वेश्चंस को। तो पहले हिंदी के प्रश्न मैं कवर करूँगी और इंग्लिश के। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा और मुझे सजेस्ट करेंगे तो ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आऊँगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में साइंस के कुछ क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो जो आपके सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं या आपके यूपी टेट और एमपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं, वो लगभग इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन प्रश्नों की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना हिंदी का प्रश्न। यहाँ आप खुद को इवैल्यूएट करिएगा, नंबरिंग्स पे ध्यान मत दीजिएगा। 6th 7th 8th भी हमने लिखा है यहाँ पर, बट आप इनको छोड़िए। आप देखिए कि आपने कितने प्रश्नों को हल कर लिया है। तो ख़ासकर जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अधूरा शब्द का तत्सम रूप बताइए। देखिए, तद्भव है, जो अधूरा है वो तद्भव है। तद्भव क्या होता है? तद्भव होते हैं जो हिंदी के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है। मतलब अगर हमने संस्कृत से कोई शब्द लिया, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो अगर हम संस्कृत से कोई एज इट इज़ शब्द उठा लेते हैं तो वो क्या होता है? तत्सम। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा, वो होता है तत्सम। लेकिन उसे सरल भाषा में अगर हम बोलें और थोड़ा सा रूप बिगाड़ दें तो वो हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव यानी विकृत रूप आपको नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो तत्सम शब्द दिया हुआ है किसका पूछ रहा है? अधूरा का। तो आघा नहीं हो सकता, अर्ध बिल्कुल सही है, अर्ध पूरक, आधा और पूरा करने वाला बिल्कुल नहीं होगा, आधा अर्धा कुछ होगा ही नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है, अर्ध। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कहता है कि सौदामिनी, तड़ित और क्षणप्रभा शब्द किसके पर्याय हैं? पर्याय यानी पर्यायवाची। तो सौदामिनी, तड़ित और क्षणप्रभा, क्षणप्रभा समझ रहे हैं, एक क्षण के लिए कोई चीज़ हो जाए, एक मोमेंट के लिए कोई चीज़ आ जाए। तो चंद्रमा तो ऐसा नहीं है, वो आकाश में हमें हमेशा दिखता है, प्रकाश भी हमेशा रहता है। लेकिन विद्युत जो होती है, दो बादलों की गरज से जो बिजली चमकती है आसमान में, वो बिजली क्या है? क्षण के लिए आती है। वो सौदामिनी भी कहलाती है, तड़ित भी कहलाती है और क्षणप्रभा। तड़ित और क्षणप्रभा दो ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा। क्षण प्रभा यानी क्षण भर के लिए जो आए। तो चंद्रमा आसमान में क्षण भर के लिए नहीं आता है, वो पूरी रात रहता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है अभिसरण का विलोमार्थी क्या है? विलोमार्थी आप समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ का उल्टा बताना। तो अभिसरण का जो विलोम होता है वो मैं आपको बता दूं, अपसरण लिखा हुआ है, परासरण है, अपसरण है, सरण है और अवसरण है। अगर हम इनको ध्यान से देखें, इन सारी चीज़ों को, तो लगभग एक जैसी ही हमें दिख रही हैं। पर मैं आपको बताऊं कि आप ध्यान से यदि इसको पढ़ेंगे, हाँ, तो परासरण, अपसरण और सरण अवसरण की बात की है। अभिसरण क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर जो अभिशब्द होता है, यदि मैं बात करूँ अभिशब्द, तो अभिशब्द लगा हुआ है, और सरण तो वैसा एज इट इज़ जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो परासरण बिल्कुल नहीं होगा,
अपसरण, सरण और अवसरण। अवसरण की बात हम नहीं करेंगे, सरण तो ऑलरेडी कोई शब्द है, लेकिन हमें उपसर्ग लगाना है। तो ये इसका अभी का ज़्यादातर जो हम विलोम देखते हैं वो अप ही होता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि अभिसरण में अपसरण, उपसरण, सॉरी ये उप लिख दिया था मैंने, तो अपसरण इसका सही शब्द होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अगर अभी लगा है उसका विलोम पूछा है तो अप से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा कहता है अन्योनाश्रित शब्द। अन्योनाश्रित, अन्य और आश्रित सबसे बना है। ठीक है, अन्योनाश्रित मतलब जो किसी और पर आश्रित हो, ऐसा शब्द जो एक दूसरे पर आश्रित हो। अन्योनाश्रित, पराश्रित, तो हम पहले इसके वाक्यांशों को देख लेते हैं। कौन सा कुछ स्वयं पर आश्रित होना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जो हम खुद से आश्रित होते हैं, स्वयं पर। ठीक, इसको ज़्यादातर हम कहते हैं स्वतंत्र होना, तो ये तो नहीं आएगा। परस्पर प्रेम भाव भी नहीं आएगा, आश्रित होने में प्रेम भाव का अर्थ ही नहीं है। अब हम बात करें एक दूसरे पर आश्रित होना, और एक कहता है किसी की परवाह ना करना, तो ऐसा वाक्यांश तो होगा ही नहीं। एक दूसरे पर आश्रित होना वो होता है अन्योनाश्रित। जैसे कि आप घर पे आपके मम्मी और पापा हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित होना मतलब किसी एक की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, प्राथमिकता ज़्यादा नहीं है, दोनों ही इक्वल और एक दूसरे पर आश्रित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कहता है भाषा और बोली का नाम सदैव किस लिंग और रूप में होता है? तो हमें बताना है कि भाषा या बोली, जैसे हमने कहा हिंदी, ठीक, और बोली में कह दिया अवधी, और हमने कह दिया कि उर्दू, एक हमने शब्द ले लिया उर्दू, एक हमने शब्द ले लिया अंग्रेजी। तो ये सब कौन से लिंग में है ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी होती है इसलिए हिंदी स्त्रीलिंग है, अवधी भाषा होती है इसलिए स्त्रीलिंग है, उर्दू भाषा भी होती है इसलिए स्त्रीलिंग है, और अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है ना कि बोला जाता है, तो इसलिए यह क्या होंगे? सदैव स्त्रीलिंग। ये आपका राइट आंसर है। जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सदा स्त्रीलिंग में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तू का बहुवचन रूप लिखिए। तू का बहुवचन रूप। आपसे मैं पूछती हूँ कि तू का बहुवचन क्या हो सकता है, आप बताइए। तू का तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने। अब ऐसे प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तू का बहुवचन सदैव तुम ही होगा। जो राइट आंसर है आपका वो तुम होगा, ना कि तुम्हारा। भाई एक व्यक्ति के लिए कहेगा तुमसे, एक व्यक्ति के लिए कहेगा तुमने, एक व्यक्ति के लिए कहेगा, पर तू का बहुवचन सदैव तुम होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताए। क्रिया यानी कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि वह जल्दी लिखता है, वह जल्दी लिखता है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? तो लिखता है, लिखना एक काम हो रहा है। कैसा लिखता है? तो जल्दी लिखता है। तो जल्दी क्या कोई विशेषता है? नहीं। जल्दी प्रविशेषण है? नहीं। जल्दी विशेष है? नहीं। तो जल्दी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो लिखने की विशेषता बता रहा है, एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। और बेहतर तरीके से यदि इसको समझना हो तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे आपका ये शब्द, मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि यदि मैं बात करूं विशेषण की, क्रिया विशेषण की, प्रविशेषण की और विशेषक की, तो ये होते क्या हैं? तो ये यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए। तुम काले हो, लंबे हो,
नाटे हो, ये सारी विशेषताएं विशेषण में आ जाती हैं। क्रिया विशेषण में जैसे कोई दौड़ रहा है, कैसे जल्दी 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 चलना और तेज तेज भागना, तो ये सब क्रिया विशेषताएं हो जाएंगी जो किसी काम की विशेषता को बता रहा है। अच्छा, प्रविशेषण क्या होता है? ये भी विशेषण का एक प्रकार है। प्रविशेषण किसी विशेषता की भी विशेषता बताए। जैसे मैं कहूँ तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। अब मैं अगर कहूँ कि सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। विशेष्य तो आप सभी ने पढ़ रखा है, जिसकी विशेषता के बारे में बताया जाए। तो ये मैंने विशेषण के इतने प्रकारों के बारे में आपसे बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इंग्लिश के बारे में। तो चलिए, यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं और आप देखते चलेंगे कि आप इसमें से भी कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपको कंजंक्शन ढूंढना है, इसमें से कौन सा बेटर बैठेगा, राइट? पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस कहता है माई सिस्टर इज नॉट इंटेलिजेंट माई ब्रदर। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। माई सिस्टर इज नॉट इंटेलिजेंट माई ब्रदर। अब आप देखिए, सो एज, आइदर और, एज सो, सच एज। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आइदर, आइदर का मतलब होता है मतलब किसी अन्य के बारे में बात की जाए। एज सो, चलिए मैं इसको फिल करके देखती हूँ। माई सिस्टर इज नॉट एज इंटेलिजेंट सो माई ब्रदर, नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। माई सिस्टर इज नॉट सच इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, तो एज तो बन रहा है बट सच नहीं बन रहा है। और ये दोनों जो सूटेबल हैं वो कहाँ हमें मिल रहे हैं? वो हमें मिल रहे हैं इस सेंटेंस में, जो कि कहता है कि, अब मैं फर्स्ट वाला देखती हूँ, माई सिस्टर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ठीक, एज माई ब्रदर। तो राइट आप ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चूज द अपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। पुल। पुल का अपोजिट क्या हो सकता है? अगर आप कहीं किसी शॉप पे गए होंगे तो आपने कोई डोर जो उसका होता है, ग्लास का डोर, उस पे लिखा हुआ आपने देखा होगा कि जैसे कोई पुल करना, किसी डोर को ना क्या करना, खींचना अपनी तरफ। काफ़ी बार ये उल्टा भी हो जाता है, कहीं पुल लिखा हुआ है तो हम पुश करने लगते धक, अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। खैर आप देखिए, तो पुल लिखा हुआ है। पहला देखते हैं, पैसिफाई बिल्कुल नहीं होगा, एग्रीटेट बिल्कुल नहीं, सॉरोफुल दुख भरा क्यों होगा दुख भरा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा पुश। पुल का उल्टा क्या होगा? पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो ये मुझे सिमिलर मीनिंग ढूंढनी है, तो आप बताइए क्या हो सकती है। यहाँ लिखा है फ्लोट। अब फ्लोट मीनिंग का क्या मतलब है, मैं इसके बारे में बात कर लूँ पहले। तो फ्लोट मीन्स टू स्टे ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, राइट? और इसका अगर मैं सिमिलर ढूंढूं, फ्लो तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब एक देखिए लिखा है इंस्पिड, बिल्कुल नहीं। कस्टमरी बिल्कुल नहीं। अब एक ही शब्द आपके पास बचा है। आप ज़्यादातर ना इस तरीके की चीज़ों में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, तो ड्रिफ्ट इसका सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक, जैसे मैंने कहा, फ्लोट मीन्स टू स्टे ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड नॉट सिंक, एंड drift means to be carried or moved along by wind or water. So they both are synonyms to each other. Okay, ये क्या है? synonyms हैं एक दूसरे के, right? अब हम आगे बात करेंगे। तो ये बार बार इधर बढ़ जाते हैं। खैर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए।
सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडम एंड फ्रेजेस की बात हमने कर ली थी। मुझे चलिए हम 30 और 31 क्वेश्चन की तरफ अभी आगे बढ़ते हैं। 29 भी देख लेते हैं एडम एंड फ्रेजेस के बारे में। ओ सॉरी। तो क्या कहता है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेजेस गिवन। ठीक, एडम और फ्रेजेस हमें जानने हैं। तो एक जो दिया हुआ है मुहावरा, वो क्या कहता है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब किसी के जाने पर या किसी के चले जाने पर जो ग्लैड यानी खुशी महसूस होती है हमें, तो वो क्या कहलाएगी, रिफ्यूज़ टू टेक अप। नो, आंसर क्या होगा हमारा, हमारा जो आंसर है वो लगभग वही है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, यही आंसर है कि बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी के वापस जाने पर हमें खुशी हो या कुछ ऐसा हो तो हम कह सकते हैं, या ओ गॉड बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ठीक, अ पीस ऑफ बैड डक नहीं, टू ट्रस्ट अदर्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। कौन सा मॉडल वर्ब है जो सही सेंटेंस आपको इम्प्रूव करके ये देगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि वॉच एंड प्रे लेट्स यू, हमें क्या फिल करना है, कैन बिल्कुल नहीं, कुड बिल्कुल नहीं, शैल बिल्कुल नहीं, शुड इज़ द राइट वर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब हम चाहिए के सब्जेक्ट में किसी चीज़ को लेते हैं या हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं तो हम शुड का ही यूज़ करते हैं। तो वॉच एंड प्रे लेट्स यू शुड फॉल इनटू द टेम्पलेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ऐसा कोई बोल्ड पार्ट तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो रूटीन वर्ड है ये बोल्ड पार्ट ही समझ लीजिए, और आपको इसको ठीक करना है कि आप किससे इसको चेंज कर सकेंगे। फर्स्टली आई विल टेल यू द सेंटेंस, that is, the carpenter has been given a routine to finish his job। कारपेंटर एक रूटीन देता है कि वो अपनी जॉब कब फिनिश करेगा। इज इट करेक्ट, रूटीन। जब हम अपने किसी जॉब की एंड लाइन को बताते हैं या ये जॉब कब फिनिश होगा, हम इस चीज़ को बता रहे होते हैं, तो क्या हम उसे अपना रूटीन दे देंगे या हम रूटीन की बात करेंगे? आप खुद सोचिए कि ये कहाँ तक सही है। तो यहाँ क्या कह रहा है, द कारपेंटर हैज़ बीन गिवन अ फ्रेम ओवर, फ्रेम वो लिमिटेशन, लिमिटेशन सीमाएं क्यों वो अपनी बताएगा कि मैं इतना काम कब ख़त्म करूँगा, ये सीमाओं के अंदर तो नहीं आएगा। डेडलाइन, यस दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, डेडलाइन। द ऑप्शन इज डेडलाइन इज़ करेक्ट। कि मैं फिर से इसको फ्रेम करके देखती हूँ, द कारपेंटर हैज़ बीन गिवन अ डेडलाइन टू फिनिश हिज जॉब, राइट। तो कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चन आपके सीटेट के, यूपी टेट के और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर हो रहा है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू।